सो गाइस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और वो स्टोरी ये है कि डेवलपमेंट ऑफ आईएफआरएस फॉर एसएमईज। जब बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये डिसाइड कर रहा था कि उन्होंने क्या करना है रिगार्डिंग आईएफआरएस फॉर एसएमईज, तो उन्होंने उनके पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल थी। कुछ लोगों ने कहा कि यार पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स इन्हें कहो कि फॉलो करें, यानी कंप्लीट सेट ऑफ आईएफआरएस, पूरे के पूरे सारे आईएसएस सारे आईएफआरएस एज इट इज फॉलो करें। मुझे बताइए इस ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? आंसर है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आईफरएस फॉर एसएमईज कंपनीज ने फॉलो करने हैं। दे डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज टू प्रॉपरली फॉलो आईफरएस। तो जब उनके पास प्रॉपर आईफरएस फॉलो करने के स्टैंडर्ड्स, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो कैसे फॉलो करेंगे? ऑन द अदर हैंड, दे डोंट नीड इंफॉर्मेशन, दैट मच इंफॉर्मेशन। वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ऑनर्स, स्टेक होल्डर्स के पास है। सो जब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उन लोगों के पास है, इसका मतलब है एक खाम खा एक एक्सपेंसिव अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पे लगा देना, और लगाने के बाद बैठे रहना, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट बेनिफिट्स मिलेंगे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑलरेडी उनके पास थी। तो वो कहेंगे भाईजान हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें बेनिफिट तो उतना हो नहीं रहा, तो कॉस्ट ज्यादा है। तो इस वजह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के पे पे डिसीजन हुआ, और कहा गया कि यार ये फुल आईएफआरएस वाली अप्रोच एसएमईज के लिए फॉलो करना ठीक नहीं है। इसलिए फर्स्ट अप्रोच कि एज इट इज यार स्टैंडर्ड्स फॉलो करा लो, उसको आपने फारग करा दिया। बोर्ड में कुछ लोग बैठे, उन्होंने कहा यार न्यू सेट ऑफ आईएफआरएस बना देते हैं, न्यू सेट ऑफ डिफरेंट आईएफआरएस। इसे हम कहते हैं यार डिफरेंशियल सिस्टम बना देते हैं, यानी कि जो नॉन एसएमईज हैं, यानी कि जो लार्ज एंटिटीज हैं, उनके लिए जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं वही चलाते हैं, एसएमईज के लिए नए सेट्स बना देते हैं, नए स्टैंडर्ड्स डेवलप कर लेते हैं, यानी डिफरेंशियल सिस्टम डेवलप करते हैं फॉर एसएमईज। यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। प्रॉब्लम्स क्या थी, जरा और करें। प्रॉब्लम ये थी कि अगर ऐसा हो जाता तो फिर हम इस लड़ाई में पड़े रहते कि भाईजान स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज की डेफिनेशन क्या है और लार्ज एंटिटी की डेफिनेशन क्या है। हम इस लड़ाई में ही पड़े रहते। चलें, मान लिया इस लड़ाई को सुलझा भी लेते, तो फिर प्रॉब्लम क्या था? कई दफा होता है कि जो स्मॉल एंटिटीज हैं वो लार्ज एंटिटीज में कन्वर्ट होती हैं, कंपनीज ग्रो। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज कोई और अकाउंटिंग कर रहे थे, जब हम लार्ज एंटिटीज पे शिफ्ट करेंगे तो हमें और अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो डिफरेंशियल अकाउंटिंग की वजह से पूरा सिस्टम जो अकाउंट्स का होता है, जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो चाहे टेलर मेड है, चाहे कस्टमाइज्ड हैं, जिस तरह की भी हैं, वो सारे चेंज करने पड़ेंगे। इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रोसेस सारा चेंज करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही कुछ लार्ज कंपनीज स्मॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? सो देयर वुड बी अ डिफरेंशियल सिस्टम का प्रॉब्लम कि कौन सी कंपनी कब क्वालिफाई कर गई है, कौन सी कंपनी क्वालिफाई नहीं कर रही, इस बात पे डिबेट रहनी थी और लड़ाई रहनी थी। फिर समटाइम्स होता है कि आपके सामने एज ए इन्वेस्टर दो बिजनेसेस आ जाते हैं। एक लार्ज एंटिटी है, उसके शेयर्स हैं, आप खरीद सकते हैं, और एक आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीद सकते हैं जो एसएमईज है। तो मैं इन दोनों की फाइनेंशियल्स को कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। डिफरेंशियल सिस्टम का मसला तो है कि दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, आई कांट कंपेयर दैट। सो इसलिए उन्हें लगा कि यार डिफरेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना तो बहुत ही पैथेटिक है, इससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा यार नहीं 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 नहीं, ये रहने दो यार, ये ऑप्शंस भी रहने दो डेवलपमेंट ऑफ आईएफआरएस में। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलें, ये ऑप्शन भी रहने देते हैं। तो तीसरी ऑप्शन क्या है? तीसरी ऑप्शन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार सिंप्लीफाई करें दिस कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग। दो बेसिस पे उन्होंने कहा यार जो चीजें रिक्वायर्ड ही नहीं है एसएमईज में, ऑनर्स को नहीं चाहिए, खाम खा टाइम जाया होगा इस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने में, तो इस तरह की चीजों को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट इररेलेवेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। फिर उन्होंने कहा जो मुश्किल वाले कॉम्प्लेक्स मैटर्स, जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है, जिसमें जिसमें ज्यादा पढ़ा लिखा अकाउंटेंट चाहिए, जिसको आईएफआरएस की अकाउंटिंग चाहिए, सर वो भी एलिमिनेट कर। फिर जो ऑप्शंस डिफरेंट तरह की अवेलेबल हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी कोशिश करें एलिमिनेट कर दें।
इन शॉर्ट सिंपल स्टैंडर्ड्स को पकड़ो, उनमें से हर मुश्किल काम निकाल दो, इररेलेवेंट बात निकाल दो, उसको सिंप्लीफाई करो और उसका नाम रख दो आईफरएस फॉर एसएमईज और उसमें सारे स्टैंडर्ड्स लिख दो सिंप्लीफाई करके। एंड दिस इज द थर्ड अप्रोच जो उन्होंने फॉलो की है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आईफरएस फॉर एसएमईज में सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं बट सिंप्लीफाई होके, तो कॉम्प्लेक्स वन अकाउंटिंग जो है वो एलिमिनेट हुई हुई है। सो आप लोगों को समझ आ गई कि एक्चुअली किस तरह स्टैंडर्ड डेवलप हुआ है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल थी। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज डिफरेंट ऑप्शंस एंड अल्टीमेटली जो आईएफआरएस वाले हैं वो किस अप्रोच पे गए हैं वो हमें पता है। उन्होंने आईएफआरएस फॉर एसएमईज डेवलप कर दिया है और एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि अच्छा आईएफआरएस फॉर एसएमईज में क्या सिंप्लीफाई किया है एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एज इट इज फॉलो करने के लिए बोला गया कि आप एज इट इज फॉलो करें। कुछ जगह पे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड, आप प्रॉपरली पढ़ते हैं आईएफआरएस फॉर एसएमईज के एक्चुअली आईएफआरएस फॉर एसएमईज में कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो एज इट इज फॉलो करने हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने कहा यार निकाल ही दो, एसएमईज की जरूरत ही नहीं है, ये कॉस्ट इतनी ज्यादा है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अलाउ ही नहीं करता कि आप ये काम कर सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आईएफआरएस फॉर एसएमईज क्या है। अभी के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।